गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। यहाँ आज मैं फिर से हाजिर हूँ अब इस वीडियो में बिजनेस स्टडीज़ का एक नया टॉपिक लेके। क्या टॉपिक है आज का? हम बात करेंगे यूनिट 6 की, दैट इज़ स्टाफिंग। और स्टाफिंग में भी जो पर्टिकुलर टॉपिक आज हम लेंगे, अब आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे एप्पल्स हैं, 5 एप्पल्स, और बेस्ट जो रेड एप्पल है उसको सेलेक्ट करने के लिए कोई हाथ आगे बढ़ा रहा है। तो सिलेक्शन कर रहे हैं हम यहाँ पे कुछ बहुत सारे ऑप्शंस में से एक बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना। तो वो सिलेक्शन हमारा हो रहा है, यानी हम स्टाफिंग के अंडर जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। तो अब आगे सिलेक्शन में आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो देखने के बाद what we are going to learn. So after watching this video you will be able to explain the concept of selection under staffing process. स्टाफिंग का प्रोसेस जो आप लोग को मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, उस स्टाफिंग के प्रोसेस में एक स्टेप सिलेक्शन का है, तो उस सिलेक्शन को पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। देन we will be able to enumerate the steps in selection process. selection process में कौन कौन से steps हैं उसकी प्रॉपर लिस्ट हम बना पाएंगे। देन वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई वेरियस टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, अलग अलग तरह से सिलेक्शन टेस्ट किस किस तरीके के होते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट सिलेक्शन डिसीजन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सिलेक्शन डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी को अपॉइंट करते हुए, उसकी इंपॉर्टेंस भी हमें पता चलेगी। आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे स्टाफिंग प्रोसेस का, क्योंकि सिलेक्शन जो है वो स्टाफिंग प्रोसेस का एक स्टेप है। तो एक बार उसको हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। स्टाफिंग का पहला स्टेप था एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, रेम्यूनरेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, कॉम्पनसेशन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन को अब हम डिटेल में देखेंगे, व्हाट एग्जैक्टली इज द सिलेक्शन और द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन। यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखेंगे, स्टाफिंग प्रोसेस के बाद सिलेक्शन का मीनिंग सबसे पहले देखेंगे। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब। प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स ये कहाँ से आए थे? याद करेंगे जो हमारा स्टाफिंग का सेकंड स्टेप था रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट स्टेप में हमने बहुत सारे लोगों को बुलाया था कि कम एंड अप्लाई इन आवर कंपनी फॉर द रिस्पेक्टिव पोस्ट। तो ये जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स का हमने एक पूल इकट्ठा कर लिया था वो हमने रिक्रूटमेंट स्टेप्स के थ्रू किया था। बट सारे जितने कैंडिडेट्स को हमने बुला लिया सबको तो हम अपॉइंटमेंट कर नहीं सकते, सबको दे नहीं सकते, तो अब उसमें से हमें किसी बेस्ट को सेलेक्ट करना है। सो दैट इज़ वाई सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा इट इज़ रिलेटेड टू सेलेक्टिंग द बेस्ट। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि एक को सेलेक्ट किया है और यहाँ पे इतने सारे लोग थे, तो ये जो नीचे वाले लोग हैं इनको तो हमने रिक्रूटमेंट के थ्रू बुलाया था, ठीक है। अब रिक्रूटमेंट के बाद हमने इन सब में से किसी बेस्ट को सेलेक्ट कर लिया, वो था ये। तो सिलेक्शन के प्रोसेस का मीनिंग इसीलिए यही होता है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब। तो हमारा जो बेस्ट पर्सन था वो ये निकल के आया। तो इस तरीके से सिलेक्शन का मीनिंग एकदम क्लियर है। इट इज़ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब। और ये प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हमें मिल गए थे रिक्रूटमेंट स्टेप से। देखिए रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन अभी काफ़ी लंबा गैप है इसके बीच में, ठीक है। इस गैप को भरने के लिए हमें पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को अच्छे से समझना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच का जो ब्रिज है उसे सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू पूरा किया जाएगा, उस ब्रिज को भरा जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। तो आगे चलते हैं, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। एक बार एट ए ग्लैंस हम इसके स्टेप्स देखते हैं क्या क्या हैं। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो हमें इतने स्टेप्स को अब वन बाय वन डिटेल में समझना है। आगे चलते हैं, सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं हम, स्टेप 1 दैट इज़ प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब इसमें आप देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे आप देखिए, आपको दिख रहा होगा काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं।
उसमें से एक एप्लीकेशंस को सेलेक्ट किया या रिजेक्ट किया। तो जब हम पहला काम, बहुत सारे कैंडिडेट्स जब रिक्रूटमेंट से हमने मांगे थे, सब ने अप्लाई किया थ्रू प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो एप्लीकेशन फॉर्म्स को अब हम वन बाय वन स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, हर एप्लीकेशन फॉर्म को हम डिटेल में देख रहे हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म में ही अगर हमें पता लग जाता है कि भाई ये पर्टिकुलर कैंडिडेट तो क्वालिफिकेशन को मीट नहीं करता या ये पर्टिकुलर कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम उसको वहीं पे रिजेक्ट कर देते हैं, वहीं पे साइड कर देते हैं कि इसको तो आगे बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे कहते हैं हम प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, यानी हम शुरुआती स्क्रूटनी कर रहे हैं और वो कर रहे हैं एप्लीकेशंस के थ्रू। और आप देखेंगे इसमें, सो ऑल दिस पिक्चर्स एक्चुअली इंडिकेट्स कि किस तरीके से हम अभी स्टार्टिंग में कुछ कैंडिडेट्स को शुरुआती स्क्रीनिंग से ही रिजेक्ट कर दे रहे हैं। तो हम एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आफ्टर यू हैव gained some hands-on experience in the field, we hope you will reapply on Aquarius को। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि इन्होंने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस कम था, एक कैंडिडेट को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। तो प्रिलिमिनरी का स्क्रीनिंग का अगर हम मीनिंग कंसिडर करते हैं यहाँ पे, तो वी हैव टू आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स। सो वी कैन से अनफिट एंड अनक्वालिफाइड जॉब सीकर्स, अभी ये जॉब मांगने वाले हैं जिन्होंने एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई किया है। अनफिट एंड अनक्वालिफाइड जॉब सीकर्स आर एलिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो इससे हम कहते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। यहीं पे हमने कुछ लोगों को रिजेक्ट कर दिया जिनको आगे हम नहीं बुलाएंगे, और हर किसी को रिजेक्ट करने का कोई ना कोई रीज़न था, और उस रीज़न को कंपनी जो रेप्यूटेड कंपनीज होती हैं वो प्रॉपर तरीके से कन्वे भी करती है उस कैंडिडेट को, कि जिसको वो नहीं कंसिडर कर रहे हैं आगे के स्टेप्स के लिए, तो उसे एक रिस्पेक्टफुल तरीके से कहा जाता है कि आपको हम आगे कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं, वी आर सॉरी फॉर दैट। तो जो अच्छी रेप्यूटेड कंपनीज होती हैं वो कैंडिडेट को इन्फॉर्म भी कर देती हैं कि आपको इस स्टेप में रिजेक्ट कर दिया गया है प्रॉपर तरीके से, ताकि वो आगे के लिए वेट ना करे और वो कोई और ऑप्शन अपना ढूंढ सके। ये हो गया आपका पहला स्टेप, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब बात आती है स्टेप 2 की। स्टेप 2 में होंगे बहुत सारे सिलेक्शन टेस्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है, क्योंकि जितने कैंडिडेट्स पहले स्टेप में हमने प्रिलिमिनरी स्क्रीन करके जिनको हमने अभी इस स्टेप में सेलेक्ट किया है, अब उन सब के हम टेस्ट लेंगे। तो फर्स्ट स्टेज जिसने क्रॉस कर ली, अब उसका सिलेक्शन टेस्ट लिया जाएगा। तो सिलेक्शन टेस्ट सिंपल सा क्या होता है, इट इज़ अटेम्प्ट टू मेजर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, चाहे वो पेपर पेन से करें या कुछ एक्सरसाइज वगैरह करा के करें। तो हमारा सिलेक्शन टेस्ट अब आएगा, और सिलेक्शन टेस्ट में अलग अलग तरीके के जो टेस्ट हमने लेने हैं, उसमें सबसे पहला टेस्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल टेस्ट टू मेजर IQ लेवल। किसी पर्सन का IQ लेवल मेजर करने के लिए हम उसका इंटेलिजेंट टेस्ट ले सकते हैं। तो उसमें इस तरह से रीजनिंग वाले क्वेश्चन जैसे आ जाते हैं, एक ब्लॉक से बना के भी आखिरी ब्लॉक में क्या आएगा, अब आप अपनी मेंटल लेवल, उसमें मेंटल थिंकिंग यूज़ करके उस आंसर को आप पूरा करेंगे। तो इस तरीके से एक होता है आपका इंटेलिजेंट टेस्ट, जो कि कैंडिडेट से लिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ जॉब फॉर विच वी हैव टू अपॉइंट अ पर्टिकुलर पर्सन। नेक्स्ट बात करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट की। एप्टीट्यूड टेस्ट एक्चुअल में होता है, इट मेजर्स पोटेंशियल्स फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट नए स्किल्स को लर्न करने में कितना कैपेबल है, उसको जज करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में एक पर्टिकुलर पर्सन की उसकी आगे की लर्न करने की स्किल्स क्या हैं, किस तरीके से वो सीखने की कैपेसिटी रखता है, ये सारी चीज़ें हमारी एप्टीट्यूड टेस्ट से पता चलती हैं। देन ये टेस्ट आपका नेक्स्ट आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट प्रोवाइड्स अ पर्सन्स इमोशंस, रिएक्शन, मैच्योरिटी लेवल। एक पर्टिकुलर पर्सन किस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसका मैच्योरिटी लेवल क्या है, किस तरीके से वो अपने इमोशंस शो करता है या हाइड करता है, ये सारे एक्चुअल में पर्सनैलिटी टेस्ट से पता चलते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट होता है पर्सनैलिटी टेस्ट कंडक्ट करना, क्योंकि किसी के इमोशंस को टेस्ट करना इज़ क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क। देन नेक्स्ट टेस्ट इज़ ट्रेड टेस्ट। इट मेजर्स एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि इनसे मशीन पे काम करवा के इनका टेस्ट लिया जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारों के एक साथ काम करवा रहे हैं, इससे मशीन पे काम करवाया जा रहा है। तो एक्चुअल में इनकी फील्ड यही होगी, टेक्निकल फील्ड होगी, कहीं से डिप्लोमा किया होगा और
ऑलरेडी इनको मशीन ऑपरेट करना आता है. सो दैट इज़ वाई वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जिस्टिंग स्किल्स. इतना तो सीख के आए हैं. इसी को जज करने के लिए भी कौन ज़्यादा परफेक्ट है अपनी स्किल्स में, उसके लिए ट्रेड टेस्ट किया जाता है. सो ट्रेड टेस्ट एक्चुअली मेजर्स एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल. नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट, और ये टेस्ट है आपका इंटरेस्ट टेस्ट. इंटरेस्ट इज मीन्स कि एक पर्टिकुलर पर्सन अपनी लाइफ में किस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखता है, उसका पैशन क्या है, और कौन से स्किल्स हैं जो बिसाइड्स द जॉब, द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, उसके अलावा भी उसमें किस किस तरह के इंटरेस्ट हैं, वो सब चेक करने के लिए इंटरेस्ट टेस्ट लिया जाता है. तो इस तरीके से ये आपके हो जाते हैं सिलेक्शन टेस्ट. सिलेक्शन टेस्ट के बाद जब हम बात करेंगे स्टेप 3 की. अब देख लीजिए, इंटरेस्ट टेस्ट में आर्टिस्टिक है, रियलिस्टिक है, सोशल है, इन्वेस्टिगेटिव है, ये सारी इंटरेस्ट एरियाज उसके हमारे जज हो जाते हैं इंटरेस्ट टेस्ट के थ्रू. नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टेप 3 की. स्टेप 3 है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू. ये सबके लिए इसका एक्सप्लेन करना इजी है. इंटरव्यू सिंपल सा, हम आमने सामने रह के किसी से अगर बात करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उससे सवाल करते हैं, वो हम उसको इंटरव्यू कहते हैं. सो इट इज़ अ फॉर्मल इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन विद द एप्लीकेंट्स थ्रू फेस टू फेस इंटरेक्शन. आमने सामने इसमें बात होती है. तो इंटरव्यू आप सिंपली इसमें देख सकते हैं, दो लोग एक पर्सन से बात कर रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, उसकी फॉर्म में जो जो उसने लिखा हुआ है, उसकी फाइल में जो जो चीज़ें हैं, अब उसको आमने सामने उससे पूछ रहे हैं. उससे उसका वे ऑफ टॉकिंग भी पता चलेगा, उसकी पर्सनैलिटी पता चलेगी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स पता चलेंगी. तो इस तरीके से इंटरव्यू जो है वो दो लोग ले सकते हैं, एक ले सकता है, या एक से ज़्यादा लोग भी ले सकते हैं. तो इस तरीके से आप एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जा सकते हैं. एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, एंड सेम वे इंटरव्यूज़ कैन बी कंडक्टेड टू नो द पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल. स्टेप 4 की बात करते हैं हम. इट इज़ रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिस पर्टिकुलर पर्सन को आप अपॉइंट करने वाले हैं, उसके बैकग्राउंड की जानकारी रखना ज़रूरी है. तो उससे उसकी रिलायबिलिटी पता चलेगी, उसकी जो बैकग्राउंड है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, कहीं इनडिसिप्लिन तो उसने क्रिएट नहीं करी थी अपने पिछले ऑर्गेनाइजेशन में, या पिछले ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ वो काम करता था वहाँ से क्यों वो छोड़ना चाह रहा है, तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर से बात करके कंफर्म कर सकते हैं. तो रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक भी एक ज़रूरी प्रोसेस है सिलेक्शन में. और नॉर्मली कई जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म पे एक कॉलम रखते हैं कि रेफरेंस एंड बैकग्राउंड्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आप किस किस का देना चाहेंगे. तो कोई नॉन पर्सन, पुराने स्कूल का प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रोफेसर, तो या पुराना जहाँ पे जॉब करता था वहाँ का जो ओनर है, वहाँ के मैनेजर का नंबर यहाँ पे ले सकते हैं, और जिससे उसके बैकग्राउंड के बारे में पता किया जा सकता है. तो एम्प्लॉयमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है रेफरेंस और बैकग्राउंड्स को चेक करना. यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से आप रेफरेंस को चेक किया जा सकता है. एम्प्लॉय रेफरेंस चेक. अब जैसे ये आप देखेंगे इसमें कि भाई कहीं किसी को हायर कर रहे हो तो उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है, वो कोई किसी और कामों में इन्वॉल्व तो नहीं था. तो ये सारी चीज़ें प्रीवियस ओनर से हम उसकी डिटेल ले सकते हैं. सो ऑल दिस कैन बी mentioned while checking the reference and backgrounds. Then comes step 5. It is selection decision. Actually it is final decision which is made from among the candidates who pass the test, interviews and reference check. अब तक के steps में जो सब पास होते गए, तो अब उसके बारे में selection decision एम्प्लॉयर यानी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लिया जाता है. तो selection decision के समय हमेशा ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करना है, उस डिपार्टमेंट के मैनेजर से भी कंसल्ट कर लिया जाना चाहिए कि भाई इतने में से, इन में से हमने इसको सेलेक्ट किया, इनमें से हमने इसको सेलेक्ट किया, आपकी खुद की पर्सनल राय क्या है, काम तो आप ही के अंडर उसने करना है. तो सिलेक्शन डिसीजन लेते समय जिस डिपार्टमेंट में उसको सेलेक्ट किया जा रहा है, उस डिपार्टमेंट के हेड से कंसल्ट कर लिया जाना चाहिए. फिर आती है बात स्टेप 6 की, और वो है मेडिकल एग्जामिनेशन. सबको मालूम है किसी भी जॉब में जाने से पहले, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में तो बहुत ज़रूरी होता है मेडिकल एग्जामिनेशन करना, ये देखने के लिए कि मेडिकली फिट वो है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए या नहीं. तो मेडिकल एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं ब्लड टेस्ट है, ये कई बार कलर ब्लाइंडनेस चेक की जाती है, फिर उसके फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए जाते हैं, हार्ट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो इस तरीके से सारे टेस्ट जो हैं वो किए जाते हैं उसकी मेडिकल फिटनेस चेक करने के लिए. फिर आता है स्टेप 7 एंड दैट इज़ जॉब ऑफ़र. ये जॉब ऑफ़र
देखिए सिलेक्शन डिसीजन और जॉब ऑफर में काफ़ी डिफरेंस है। सिलेक्शन डिसीजन तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्होंने डिसाइड कर लिया, लेकिन जिसको सेलेक्ट करना है उस डिसीजन को उसके तक पहुंचाना वो जॉब ऑफर के थ्रू किया जाता है। तो जॉब ऑफर में इट इज़ अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, एक तरीके से लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के थ्रू हम जॉब ऑफर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को जिसको सेलेक्ट किया है, और उसमें ये डेट भी मेंशन कर देते हैं कि कैंडिडेट जो है इस पर्टिकुलर डेट तक रिपोर्ट करे या इस पर्टिकुलर डेट तक अपना एक्सेप्टेंस दे कि हाँ वो पर्टिकुलर जॉब एक्सेप्ट कर रहा है और रिपोर्ट करने के लिए रेडी है। यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाता है। आप नीरज के नाम का कोई अपॉइंटमेंट लेटर है वो उसको मेंशन कर रहा है, या इस तरीके से एक एक्सेप्टेंस लेटर उससे कहा जाता है कि आप अपनी एक्सेप्टेंस इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में दीजिए। तो ये सारे के सारे हमारे जॉब ऑफर के मीन्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप 8 की, एंड इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द लास्ट स्टेप इन सिलेक्शन process. It includes job title, duties, responsibilities, date of appointment, rates of pays, allowances, leave rules, disciplinary actions, termination rules, etc. मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे शामिल की जाती है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दोनों के पर्सपेक्टिव से सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं एक लेटर ऑफ एग्रीमेंट का फॉर्मेट है, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। इसमें सारी चीज़ें लिखी हैं कि भाई किस तरीके से उसके पोजीशन क्या है, उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, कॉम्पनसेशन यानी पे अलाउंसेस वगैरह उसको क्या मिलेंगे, किस कंडीशन में उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें ये एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में लिखी होती है। सो दिस वे स्टेप 8 इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को हम जरा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। इसमें देखेंगे सबसे पहले सिलेक्शन का मीनिंग हमने देखा था, इन शॉर्ट आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट, इट इज़ कॉल्ड सिलेक्शन। देन प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में फर्स्ट स्टेप प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का था, सेकंड स्टेप था सिलेक्शन टेस्ट लेना जिसमें हम अलग अलग तरीके टेस्ट कंडक्ट करते हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड इंटरेस्ट टेस्ट। स्टेप 3 है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरेक्शन। दैन स्टेप 4 इज़ रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की जो उसकी कैरेक्टर्स, उसका कैरेक्टर पता करना, उसका बैकग्राउंड पता करना, उसका एक जेन्युइन पर्सन को हम बिजनेस में रख रहे हैं यानी ये सारी चीज़ें हम रेफरेंस में बैकग्राउंड से चेक करते हैं। फिर फाइनली एम्प्लॉयर सिलेक्शन डिसीजन करता है कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है, जिसको सेलेक्ट किया है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर उसको जॉब ऑफर दी जाती है जिसके थ्रू उससे एक्सेप्टेंस ली जाती है कि वो जॉब एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, और लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है जिसमें कैंडिडेट के उसकी ड्यूटीज़, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जॉब पोजीशन, लीव रूल्स, अलाउंसेस वगैरह, सैलरी और टर्मिनेशन की क्या कंडीशन है वो सारी चीज़ें मेंशन्ड होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। थैंक यू।